नमस्कार। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के दो ऐसे कॉमेडियन जिनको राजस्थान में बच्चा बच्चा जानता है। हमने आपको चुनाव माहौल दिखाया, थोड़ा सा चुनाव के माहौल से बाहर आकर हम मिलते हैं राजस्थान की कॉमेडी के बेताज बादशाहों से। तो शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहले तो आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो ये कॉमेडी वाला सफ़र है, लोग बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, हज़ारों में लाइक्स आते हैं, लाखों में व्यूज़ जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस पर मिलियंस में भी व्यूज़ गए हैं। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है राजस्थान में, और ख़ासकर आपकी जो भाषा है देसी भाषा, उसके लिए मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है देसी भाषा को लेकर कि जो आपका ये सफ़र शुरू हुआ है देसी भाषा वाला और आपने देसी भाषा में कंटेंट लाना शुरू किया, आपके दिमाग में पहली बार ये कब आया था कि आप इस तरीके के वीडियोस बनाएं, और ये सफ़र कब से शुरू हुआ? देखो, सफ़र तो कब से चल रहा है हमारे यूट्यूब को लेकर, वीडियोस को लेकर। हम 2019 से स्टार्ट किया था हमने, तब हमें कोई नहीं जानता था, घर में भी किसी को नहीं पता था कि हम वीडियोस बनाते हैं। वो वीडियोस चले नहीं है, अभी यूट्यूब पे है भी नहीं, हमने डिलीट कर दिए हैं। फिर ये जो कॉमेडी वाला सीन है, ये बड़े बड़े यूट्यूबर है, आशीष चंदलानी वगैरह, इनको देख कर इंस्पायर हुए थे हम, और हमने हिंदी में स्टार्ट किया था। पर हिंदी में भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर चल रहा था टिकटॉक, तो टिकटॉक पे हमने जब शुरुआत करी तो हमने एक ये चीज़ सोची है कि हिंदी में तो हर कोई बना रहा है, अपनी देसी भाषा में ढूंढने पर भी वीडियो नहीं मिलते हैं। तो हमने सोचा एक बार क्यों ना ट्राई किया जाए देसी भाषा में। तो हमने देसी भाषा में जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी, वो जिमने वाली पप्पो शेव मेलू का, वो डायलॉग बहुत वायरल है हमारा, तो वो वीडियो बहुत चली, वो मिलियन में गई। तो फिर हमें लगा कि वाकई में लोगों को देसी भाषा वाकई बहुत अच्छी पसंद आएगी, और अपने जो लोग हैं वो अपने को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे। फिर हमारा सफ़र लॉकडाउन से 2020 से जनवरी में, लॉकडाउन जनवरी के बाद शायद मार्च में लॉकडाउन लगा था, तब से हमारा सफ़र शुरू हुआ था देसी भाषा को लेकर। तो उस समय पढ़ाई वगैरह चल रही थी? पढ़ाई तो चल रही थी ना, पढ़ाई तो चल रही थी। उस टाइम तो एज भी कम थी और 11th में था मैं, लेकिन स्कूल नहीं चल रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन दूसरों के लिए तो यूँ है कि लॉकडाउन एक डिप्रेशन का टाइम था, लेकिन हमारे लिए गोल्डन टाइम साबित हुआ, क्योंकि उस टाइम इंटरटेनमेंट की लोगों को ज़रूरत थी और सभी घर पर फ्री थे, और हमारे पास भी मोबाइल नया नया आया था। तो हमने स्टार्टिंग की थी, तब हमें काफ़ी अच्छा लॉकडाउन से रिस्पॉन्स मिला। फिर हमने सोच लिया कि भाई इसमें स्कोप है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी दिक्कत नहीं है। फिर हमारी शुरुआत हुई थी वहाँ से। उस टाइम कौन सा मोबाइल था आपके पास? उस टाइम तो मोबाइल बहुत छोटा था, इसके पास था, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। Redmi 5A का मोबाइल था, बहुत छोटा मोबाइल था। उसके बाद फिर Realme 3 लाए थे। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते गए। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप शौकीन जी? पढ़ाई में अच्छे थे, पढ़ाई वगैरह तो व्यवस्थित करते थे बिल्कुल। मैथ से सब्जेक्ट लिया था मैंने। इसने मैथ से सब्जेक्ट लिया था, आपने? इसने मैथ से सब्जेक्ट लिया था, तो पढ़ाई में ऑलरेडी ये टॉप पे था, मतलब यूँ है तो अच्छा खासा पढ़ता था, और मैं एवरेज रहा हूँ। लेकिन यूँ है कि पढ़ाई तो करी है, लेकिन जो इतना भी ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल यूँ मतलब फेल होने का, किसी क्लास में अभी तक फेल भी नहीं हुए हैं, पर एक एवरेज रहे, बिग बेंचर्स टाइप। तो मेरी आर्ट्स से सब्जेक्ट है और अभी भी चल रही है पढ़ाई, तो BA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हूँ। तो जिस समय आपने वीडियोस बनाने शुरू किए, उस समय कौन सी क्लास में थे आप? जब वीडियो बनाना शुरू करा था तब मैं था 11th में और ये था 12th में। अच्छा, पढ़ाई आप कर रहे थे। सभी के माता पिता ये सोचते हैं कि अपना बच्चा पढ़ लिख के नौकरी में जाए, आपके माता पिता क्या चाहते थे? हमारे माता पिता भी यही चाहते थे, नौकरी वाला जो सीन है, सभी की एक ही थिंकिंग है गाँव में तो, कि भाई नौकरी लगे। उनको एक ही फ्यूचर का पता है, नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर। इसके अलावा उनको किसी फील्ड के बारे में पता नहीं है। और हमने जब शुरुआत करी थी तब लॉकडाउन का टाइम था, तो पढ़ाई का नाम और निशान नहीं था उस टाइम। तो ये सबसे अच्छा टाइम था कि मतलब घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हम वीडियो बनाने के चक्कर में कम से कम घर पे रह रहे थे। तो उस हिसाब से वो हमारे लिए बेस्ट टाइम साबित हुआ। और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मतलब लॉकडाउन जब स्कूल खुलने को आए, तब तक हमारी पहली पेमेंट आ चुकी थी। तो घर वालों को एक तरह से विश्वास हो चुका है कि इस चीज़ में पैसे मिलते हैं, और जहाँ पे पैसे मिलते हैं वहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब पहली बार पैसे आए यूट्यूब से? अच्छा लगा था उनको भी कि मतलब यूट्यूब से पैसे आने लगे, तो वो भी खुश हो रहे थे। फिर उसके बाद रोकना टोकना बंद कर दिया उन्होंने, फिर अपन भी वीडियो बनाने में लग गए। पढ़ाई भी साथ चल ही रही थी, दोनों काम मेंटेनेंस में चलने लगे। एज क्या है आपकी? मेरी लगभग है 21+। और आपकी? मेरी 20+। ये लगभग 2 साल बड़ा है, आधार कार्ड में छोटा है भाई, ये 2 साल बड़ा है मेरे से। वीडियोस की जर्नी तो आपकी जनता देख रही है। जनता ये भी जानना चाहती है आपसे कि वीडियो बनाने से पहले आप क्या करते थे? वीडियो बनाने से पहले तो स्ट्रगल तो सभी के पीछे है, हर इंसान के पीछे स्ट्रगल रहा है। हम तो स्ट्रगल क्या ही कहें, लेकिन हमने काम बहुत किए हैं।
हमको वीडियो बनाने से पहले 6 साल पहले पुरानी दोस्ती है हमारी। वीडियो बनाए तब लोगों को पता चला कि ये साथ रहते हैं। उससे भी पहले 6-7 साल पहले से हम दोस्त हैं, छोटे थे तब से। और जब बच्चे उस उम्र में बच्चे खेलने कूदने पे ध्यान देते थे, हमारा स्टार्टिंग से फोकस रहा पैसे कमाने पर। हमने सब्जियां बेची पड़ोस में, जब एक हमारा पड़ोस इसके अंकल के सब्जी बोई थी उन्होंने खेत पे, मटर की खेती करी थी, तो उसके लिए हम बेचने के लिए जाते थे मटर दोनों साथ में। और फिर ककड़ी की उन्होंने खेती करी तो ककड़ी बेचने गए, तरबूज बेचने गए हम। उसके बाद हमने बैंड बाजे बना के बेचे, जो बच्चे छोटे छोटे वो बाजे नहीं बनाते थे, खिलौने वाले बाजे, वो बना के बेचे हमने। उसके बाद जब दीपावली आई तो दीपावली पे हमने वो कंचे होते हैं ना, उनसे हमने पटाखे तैयार करके पटाखे बना के बेचे खूब सारे, उससे पैसा कमाया। उसके बाद हमने एक और स्कीम लॉन्च करी थी, वो कौन बनेगा करोड़पति वाली। हम एक रजिस्टर लेके निकलते थे सुबह, कौन बनेगा करोड़पति वाली। उसमें 2 रुपये, एक गांव के किसी भी रैंडम बच्चे से 2 रुपये लेते थे और उससे सवाल जवाब करते थे। अगर वो जीत गया तो उससे 21 रुपये 51 रुपये इनाम रहता था। हमने कम से कम 4-5 महीने तक ऐसा काम किया, हमने 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठे भी कर लिए थे उससे। तो शुरू से हमने पैसे कमाने पर ध्यान दिया। फिर हमें यूट्यूब के बारे में पता चला, फिर यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हो ही गई है। यूट्यूब पर और इंस्टा पर वीडियोस बनाने के अलावा आप क्या काम करते हैं? वीडियोस के अलावा तो मैं सिंगिंग भी करता हूँ। सिंगिंग बचपन से शौक है, सिंगिंग वगैरह का काम करता था, तो अभी भी मेरा ये काम चल रहा है बिल्कुल। लाइव शो वगैरह करते हैं, सुंदरकांड, लाइव कीर्तन भी करते हैं। तो उसके लिए चार्ज करते हैं आप? हाँ, चार्ज तो करते हैं, फ्री में कौन जाता है। कितना चार्ज करते हैं? लगभग सबका एरिया के हिसाब से रहता है, अलग अलग रहता है। कितना दूर रहता है उस डिस्टेंस के हिसाब से। नहीं तो आपको अगर कोई बुक करना चाहे, आपसे कोई प्रोग्राम करवाना चाहे, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है? कैसे आपसे बात करी जा उसके लिए सकती है? इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट होता है या फिर मेल पे कर सकते हैं, बाकी नंबर तो दे नहीं सकते अपन। तो आप जो भी डिमांड होती है आप बताते हैं प्रोग्राम के हिसाब से, है ना? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो आपसे जनता ये जानना चाहती है, इंस्टा पे भी सबसे ज़्यादा लोगों ने यही पूछा है कि आप यूट्यूब और इंस्टा दोनों को मिलाकर, चलिए इंस्टा पे तो डायरेक्टली पैसा मिलता नहीं है, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके 3 चैनल हैं, एक आपका एसके कोयर ऑफिशियल, एबी मेनारिया और टीम आरजे 35 जो है आपका कंबाइंड। तीनों को मिलाकर आप महीने का कितना पैसा छाप लेते हैं? छाप ही रहे हैं आप तो। हाँ, नहीं कमाने का तो ऐसा है कि ओवरऑल आता है, हम ऐसे कट में तो क्या ही बताएं, क्योंकि हमारे 3 चैनल है, 3 अकाउंट है, तो उनका सबका मिला के ओवरऑल हो जाता है मतलब 2-2.5 लाख समथिंग। तो फिर खर्चे भी उसी हिसाब से होते होंगे। खर्चे बताइए, जब 2-2.5 लाख रुपए महीने के आप कमा रहे हो, तो आप खर्चे क्या करते हो? खर्चे जब स्टार्टिंग हुई थी तब तो मोबाइल से शूट करते थे, और मोबाइल से शूट करके एडिट करने में कोई पैसा नहीं लगता था। हम ही एक्टर हैं, हम ही प्रोड्यूसर, हम ही डायरेक्टर हैं। पर अब क्या है कि अब जब लेवल बढ़ता है ना, तो क्वालिटी देनी पड़ती है। अब एडिटर को अलग पैसा देना पड़ता है, कैमरा टीम को अलग पैसा देना पड़ता है, और जो भी वीडियो पे बंदे हायर करके लाते हैं उसका पैसा लगता ही है। उसके अलावा फ्यूल वगैरह का खर्चा तो आता ही है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे रहते हैं शूट में। आप भी रहे हैं तो आपको ही पता ही है, वो तो शूट में तो खर्चे तो बहुत सारे हैं अपने, लेकिन यूँ लगभग एक वीडियो का 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा आ ही जाता है मिनिमम। आपका ये आपने खर्चा बताया कि वीडियो के अंदर कितना खर्चा आता है ना, पर्सनल खर्चा क्या रहता है अभी? पर्सनल खर्चा तो अब क्या ही है, पर्सनल खर्चा तो क्या है, खाने पीने का। हम क्या नशा वशा कुछ करते नहीं है, ना हमें बीड़ी की लत है, ना तंबाकू की लत है। अब ये शराबी वाला रोल करता है वीडियो में, तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप दारू पीते होंगे, क्योंकि इतनी मतलब नेचुरल एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है। लेकिन ये इसका टैलेंट है कि इतनी नेचुरल एक्टिंग कर लेता है ये। लेकिन इसने आज तक कभी शराब का सेवन नहीं किया है। सुंदरकांड पाठ करता है तो कभी आज तक इसने शराब कभी देखी चखी तक नहीं, हाथ में भी नहीं ली है। और हमारा भी परिवार का बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे परिवार में आज तक कोई सुपारी खाना भी अलाउ नहीं है। सुपारी जो चिगम तो एक टॉफी होती है ना, वो तक खाना अलाउ नहीं है। तो हमारे बैकग्राउंड में आज तक हमने बीड़ी सिगरेट तंबाकू इसी चीज़ का सेवन नहीं किया है, तो हमारी कोई ऐसी लत भी नहीं है। तो वो खर्चे भी नहीं है। खर्चे तो बहुत छोटे हैं अपने, वही कपड़े वपड़े पहनना है, खाने पीने की है, कुछ कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा कर देते हैं, बस यही खर्चे हैं। आगे का क्या प्लान है? यूट्यूब हो गया, ठीक है, वीडियोज़ आपके अच्छे चल रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। यूट्यूब के अलावा इसके अलावा कुछ प्लान बन रहा है अभी, कुछ और नया करने का, या फिर कुछ इसको अपग्रेड करने का कुछ प्लान है? नया तो देखो, अपग्रेड तो हम हर महीने कुछ ना कुछ नया ही सोचते हैं, और अभी भी बहुत सारे आइडिया हमारे पास हैं, लेकिन उनके लिए एक समय सोच रहे हैं हम कि वो टाइम आएगा, उस टाइम अपन करेंगे। हम खासकर बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिजनेस पे क्या, हमें बिजनेस करने का ऐसा नहीं है पैसों के लिए, पर शौक भी ज़्यादा है, तो हम वो भी कर रहे हैं, उसमें भी है। और यूट्यूब पे भी हम आगे हमने सोच रखा है कि कुछ बड़ी चीज़ें हम लाएंगे लोगों के सामने। पर अभी क्या, लोगों को अभी थोड़ा हमको भी स्टेबल होना है, तो उसके बाद कुछ बड़ी
हम चीज़ें भी करेंगे यूट्यूब पे, जो धीरे धीरे लोगों को पता चल ही जाएगा। चलिए तो हमने देखा कि भजन कीर्तन करते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं। आप क्या बिजनेस कर रहे हैं अभी? बिजनेस तो शॉप है अपनी, अच्छा। और अभी हरी हनुमान जी में शॉप भी खोली थी अपन ने, लेकिन वो क्या है, वो दूर भी था, वहाँ पे आना जाना की दिक्कत थी, और जब जहाँ अपनी शॉप है वहाँ पे दीवार भी हो गई थी, मंदिर ट्रस्ट के अंदर आ गई थी वो ज़मीन, तो वहाँ पे हमको शॉप बंद करनी पड़ी। और अभी एक शॉप तो गांव में ही है, और अभी और कुछ थोड़ा प्लान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा तो बताएंगे। वीडियोस एडिट वगैरह कौन करता है? कैमरामैन कौन है? एडिट कौन करता है? और कौन ये सारी जिम्मेदारियां संभालता है? कैमरामैन देखो जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी और जब हमने मोबाइल से कैमरे की तरफ स्विच किया था, तो एक आदमी था जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आया है, पीडी फोटोग्राफी करके गुरेड़ा लाल मोहा से है। पीडी फोटोग्राफी, पीडी प्रदीप पाटीदार और वैभव शर्मा नाम करके 2 बंदे, उनका हमारे यूट्यूब जर्नी में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अभी वो तो बिजी रहते हैं, तो हमारे शूट में आ नहीं पाते हैं। अभी हमारे वर्तमान में शूट तो अर्जुन बंजारा भाई जो अपना है, आप सभी जानते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जब हम कैमरा कभी परचेस करने भी जाते, मतलब किसी से रेंट भी करने जाते थे ना, तो उसका रेंट ही 2000-3000 रुपये एक दिन का मांगते थे लोग। वो बंदा खुद का पेट्रोल का खर्चा करके कैमरा लेके हमारे लिए शूट करने आता था। तो उस बंदे का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, हम वीडियो में बताते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज भी हमने वीडियो में भी शुरू में भी देते थे हम पहले, पीडी फोटोग्राफी करके, तो उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो वही करते थे शूट। और अभी वर्तमान में अभी अर्जुन बंजारा कर रहे हैं अपने, और अभी तो वैसे पर्सनल कैमरा भी ले लिया है, तो इसका एक छोटा भाई है सुमित कीर, जिसको सभी जानते हो, कैमरे के पीछे हैं अभी, तो वो ही अभी हमारे जो लोकल हम जो शूट करते हैं गाँव में, वही करता है शूट सारे। और रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग की तो हमारे एक स्टूडियो है प्रतापगढ़ में, तो हमारा एक फ्रेंड ही है अजय पटियाला हाउस है, शॉप है उसकी, तो वो करता था। और अभी धीरे धीरे हम भी स्टार्ट कर रहे हैं एडिटिंग, तो हम भी सेटअप कर रहे हैं, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं एडिटिंग करना। स्टोरीज जो हैं आप यूनिक लिखकर आते हैं, नई नई कहानियाँ आपको हर बार पेश करनी होती हैं। ये स्टोरीज आपके दिमाग में कैसे आती है? कौन बनाता है? क्या प्लान करते हैं? कैसे जो स्टोरी का गठन करते हैं, वो किस तरीके से होता है? वो सारा प्रोसेस आप एक बार बताइए। देखो स्टोरी तो देखो हम दोनों मिलके बनाते हैं, बाकी स्क्रिप्ट पे काम दोनों ही करते हैं। अब हम यूँ देखते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ज़्यादातर हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते हैं। अब जैसे शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया, तो अभी हम शादी वगैरह के वीडियो पे काम कर रहे हैं अपन, तो इस तरीके से हम दोनों स्क्रिप्ट बनाने का हमारा तरीका ये है, जो दूसरे लोग क्या लिखते हैं स्क्रिप्ट, हम लिखते नहीं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने में क्या है, जो भावना है, किस तरह से डायलॉग को बोलना है, किस तरह से फनी और पंच है वहाँ पर, तो वो सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। हम ऑडियो ऑन करके तीनों, इसका छोटा भाई सुमित कीर और हम तीनों रात को इकट्ठे होके एक कमरे में ऑडियो ऑन करके उस चीज़ की प्रैक्टिस ऐसे करते हैं जैसे कैमरा चल रहा है, तो हम एक्टिंग करते थे। एक्टिंग करते करते कुछ डायलॉग आते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसको फिर मॉडिफाई करके उसमें क्या चीज़ कमी है, क्या है, वो सारी कुछ रिकॉर्ड करके जब शूट होता है उस टाइम हम उसको सुन के एक्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी स्क्रिप्ट की प्रोसेस रहती है। सुनने में ये आता है कि अभिषेक मिनारिया और SK कीर फेमस होने के बाद घमंडी हो गए हैं, घमंड आ गया उनके अंदर, ऐसा है क्या? आपको सुनने में आया कभी घमंड आ गया आप दोनों के अंदर? सुनने में तो बहुत आया है, लेकिन देखो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, अब जो भी है अपन तो अपनी तो औकात ही क्या है, अभी 2.5 लाख सब्सक्राइब फॉलोअर हुए हैं इंस्टा पे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता भी नहीं हूँ कि ये कोई सक्सेस है, अभी सक्सेस के रास्ते पे अपन 10% भी नहीं चले हैं। और रही बात घमंड की, तो ऐसा है ना, अगर मेरा भी कोई फ्रेंड है या किसी को रेंडम पर्सन है जिसके बारे में मुझे पता है कि भाई ये सरपंच भी बना है, और उससे मैं बात करने जाऊँगा, अब वो पहले वाले तरीके में भी अगर बात करेगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा थॉट आ ही जाएगा। अगर उसने बोल दिया मेरे को कि भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी अपन कल बात करते हैं, ये अगर मैं कुछ नहीं होता, रेंडम आदमी भी होता, तो आपको ये बुरा नहीं लगता। पर अगर मैं सरपंच हूँ और आपको ये बोल दिया, तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि ये सरपंच, इसको घमंड आ गया। वो मेंटेलिटी होती है हमारा। ये रहा, जो भी लोग हमसे मिल के गए, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम्हें, हम तो समझते थे तेरे में तो घमंड होगा, पर तू तो बहुत अच्छा निकला। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं ही अच्छा हूँ, लेकिन घमंड जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी कोई अभी औकात समझते भी नहीं है, तो घमंड आने की बात ही नहीं है। और उन लोगों पे क्या घमंड करना जिन्होंने हमको अभी यहाँ तक बनाया है, जिनकी वजह से हम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, उनके सामने घमंड करना तो मूर्खता है। तो घमंड जैसी कोई चीज़ आज तक आई नहीं है अपने अंदर। आपके अंदर आया क्या घमंड? घमंड वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाकी ये जो घमंड का जो बोलते हैं, जो हमसे मिले ही नहीं है आज तक, वो बोलते हैं कि इनमें घमंड आ गया। एक बार मिलोगे आप तो पाओगे कि वो कहते हैं ना कि दूसरों से अगर सुनोगे तो बुरा ही पाओगे, मिल के जाओगे तो अच्छा ही पाओगे, वापिस आओगे। कई बात है, अच्छा ही पाओगे।
कभी कोई ऐसी घटना हुई, किसी ने बदतमीजी करी हो, कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया हो, कोई ऐसा माहौल बन गया हो आपके खिलाफ? नहीं नहीं, ऐसा आज तक तो अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि अपने जो भी लोग मिलते हैं, अब अपन क्या हिंदी में वीडियो नहीं बनाते हैं तो पूरे देश में नहीं चल रहे अपने वीडियो, अपना पर्टिकुलर क्षेत्र है उसी में है, और सारे हैं भी आसपास वाले, और जो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो अपना आदमी है। तो ऐसा तो कभी कोई सेल्फी लेने आया हो न, ऐसा कभी गुस्से वाला ऐसा तो कभी सीन नहीं हुआ है। लेकिन एक दो बार ऐसा सीन हुआ है, जब कोई कॉल कर रहा है और हम किसी मतलब कोई शूट कर रहे हैं, बार बार कॉल आ रहा है, तो वहाँ पे हमको थोड़ी परेशानी भी हुई है। और वो सबसे ज़्यादा हुई है छोटे बच्चों के साथ, जो कम एज के लड़के होते हैं, 8-10 साल से कम एज होती है, वो क्या समझ भी नहीं होती है उनमें, नादान होते हैं। तो हम क्या, वैसे तो बात सबसे अच्छे ही करते हैं, सबका कॉल भी रिसीव कर लेता हूँ मैं, लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है हम शूट कर रहे हैं तो कोई बच्चा है तो बार बार कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, लो बात करो, वीडियो कॉल करो। अब वो समझ नहीं रहे हैं हमारी क्या स्थिति है, तो अब उनको क्या, हमको कभी कभी मतलब कॉल कट करना पड़ता है, फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं, तो उनको भी गुस्सा आ जाता है, हमको भी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा तो एक दो बार हुआ है हमारे साथ। अच्छा, दोनों के, आप दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों में कभी मन मुटाव हुआ है, किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है? मन मुटाव तो अभी तक ऐसा तो कुछ गंभीर तो नहीं हुआ है, और गंभीर होता भी है तो हम सीरियस लेते नहीं है। और ये है कि दो जने अगर साथ रह रहे हैं तो मन मुटाव तो होता ही है। और मेरी आदत क्या है, चिढ़ने की ज़्यादा है, तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, पर ये सीरियस नहीं लेता है, ये कुछ बोल देता है तो मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। तो ऐसा चलता रहता है। शूट के टाइम अधिकतर हम एक दूसरे को गालियाँ वालियाँ दे लेते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा माहौल गर्म रहता है, वहाँ क्या जल्दी में शूट करना रहता है। अब कभी कभी ये कुछ किसी से बात कर रहे हैं या कैमरा ऑन है तो वो गुस्सा आ जाए, इसको गाली दे देता हूँ मैं, ये मेरे को गाली देता है, तो ऐसी लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा गंभीर मुटाव कभी नहीं हुआ। फिर मन मुटाव कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। आप बताइए शौकीन जी, एक वीडियो को, जो आपका वीडियो रहता है टीम RJ35 पर, उसको बनने में कितना टाइम लगता है? और पैसा तो आप बता ही चुके हैं कि इतना खर्चा, लगभग 10,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा हो जाता है। वीडियो को बनने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या परेशानियाँ आती है? मतलब जो अपने RJ35 के जो वीडियो होते हैं वो क्या है कि थोड़े बड़े वीडियो होते हैं, 30-35 लगभग आधे घंटे से ऊपर ही जाते हैं। तो उनको क्या है, शूट करने में लगभग यूँ मान लो आपके सप्ताह भर ऊपर लगता है, 10-15 दिन, एडिटिंग वगैरह सब मिला के एक वीडियो को तैयार होने में 10 से 15 दिन लगते हैं। और ये जो छोटे चैनल है अपने, मतलब कि एबी मेनारिया और इसके हालांकि छोटे नहीं हैं, इन पे भी काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इनका वीडियो जो शूट करते हैं वो लगभग एक सप्ताह मान लो आप, एक सप्ते में एडिटिंग शूटिंग वगैरह सब होके हो जाता है एक वीडियो कंप्लीट। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वीडियो शूट के दौरान? वीडियो शूट के दौरान तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारी समय की है वीडियो शूट के दौरान, क्योंकि हम कई बार लोकेशन पे शूट रखते हैं, तो हम क्या कि 2 बजे बाद आते हैं सब हमारे हमारे शूट का यही दिक्कत है। हम अगर सुबह 5 बजे भी उठ के जाएंगे तो शूट स्टार्ट 2 बजे ही होता है हमारे, क्योंकि हम पहले पहुंच गए तो कोई दूसरा नहीं पहुंच पाएगा, दूसरा पहले पहुंच गया तो हम जल्दी नहीं पहुंच पाए। तो सबसे ज़्यादा टाइम की दिक्कत होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी टाइम की रही है और हमेशा। सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये लगती है कि अपने बैकग्राउंड मैनेजमेंट में, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है इनको लाने में, ये कुछ पेन चाहिए या कि ऐसे कुछ, मतलब बैकग्राउंड जो रहता है छोटी मोटी चीज़ें वगैरह। तो अब क्या, आप शूट करते हैं तो कभी कभी 6 बज जाती है, आधा सीन रह जाता है, अंधेरा होता है तो गुस्सा लगाता है, सीन बार बार बिगड़ता है, तो टाइम का सबसे बड़ी दिक्कत रहती है हमारा। ऐसा कोई वाकया बताइए कि कोई बहुत दूर से आ गया हो, या फिर आपको भी अजीब लगा हो, कोई मिलने ऐसा आया हो, मतलब कोई फैन आपसे मिलने आया हो और आपको अजीब लगा, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा हुआ है हमारे साथ, बहुत बार हुआ है, लगभग हर महीने हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जैसे कि एमपी में सब्सक्राइबर ज़्यादा है और हम रहते हैं राजस्थान में, राजस्थान बॉर्डर पे। तो अब क्या, एमपी के सब्सक्राइब अपने सारे मतलब 80% में मानता हूँ कि एमपी के अपने, क्योंकि लैंग्वेज एमपी से ज़्यादा मिलती है। तो अब कुछ लोग कभी कभी इंदौर से आते हैं, कोई रतलाम से, कोई मतलब नीमच से, तो थोड़ा दूर भी, इंदौर तो दूर भी है, तो वहाँ से आते हैं। अब वो क्या, उनके पास एक तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, इंस्टाग्राम पे कभी कभी हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट पे हम सबके रिप्लाई देते हैं, पर कभी कभी टीम RJ35 पे मैसेज कर दिया उसके रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। अब कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, रिप्लाई मिला नहीं है, लोकेशन का पता नहीं है, बस एक अंदाज से आ जाते हैं प्रतापगढ़ जिले में रहते हैं। तो कुछ लोग आ जाते हैं और कुछ को हमारा बाद में पता चलता है, घर पे आ जाते हैं, हम बाहर हैं, हम कहीं प्रतापगढ़ हैं, कहीं चित्तौड़ है, और घर पे आके घर वालों को कॉल आया कि भाई तेरे से मिलने के लिए इतने दूर से लोग आए। तो हमें तकलीफ वो होती है कि अब हम अपना काम छोड़ के टाइम पे वहाँ पहुँच भी नहीं सकेंगे घर, और वो भी इतने दूर से आए हैं तो बेचारे बिना मिले जाएंगे, तो दिक्कत भी होती है। और कभी कभी क्या है, बारिश का मौसम रहता है तो कई लोग दूर से आते हैं, बारिश में भीग जाते हैं। अब एक भाई हमारा मिलने आया था हमसे चित्तौड़ से, अब वो बैंक में जॉब करता है, वो छुट्टी लेके सुबह 5 बजे बाइक से आया,
वो 2-3 घंटे, अब मैं सुबह उठा भी नहीं, और वो 6 बजे आया। अब मेरे को उठाया घर वालों ने, अब वो उसको मेरे को पता चला कि वो खाना खा के भी नहीं आया था, उसने चाय भी नहीं पी थी सुबह की। तो अब मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि आदमी यार इतना दूर से आया है। फिर हमने उसकी जो हमारे से हुई वो सेवा करी हमने उसकी, और फिर हम उससे मिले और शाम को वो फिर करे आया। तो यूँ दुख भी होता है कि भाई इतने दूर से आते लोग, कांटेक्ट नहीं होता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि टीम आरजे 35 से मैसेज ना करके आप हमारे पर्सनल अकाउंट पे मैसेज कर दें, मिलने आए उससे 2-3 दिन पहले, तो हम आपके लिए तैयार रहें, अवेलेबल रहें, तो आपको भी तकलीफ नहीं हो। अच्छा, धमकी वगैरह मिली कभी कुछ? धमकी हाँ, काई की? कभी ऐसा किसी ने डराया हो कुछ? धमकी तो मिली है ना। मिली है? धमकी ऐसे नहीं मिली, धमकी भी ऐसे मिली है, मिलने के लिए धमकी मिली। अब हमारे वहाँ प्रतापगढ़ में हमारे दोस्त की शॉप है और हमारी भी एक पार्टनरशिप में शॉप है, तो उसके आसपास कैफ़े वगैरह हैं। वो तो वहाँ पे हम क्या आते जाते रहते हैं, लगभग वहीं बहुत बार हम वहीं मिलते हैं। खुद जो लोग हैं भाई लोग जो मिल नहीं पाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, वो जाएंगे। अब अगर वो वहाँ पे जाके शॉप वालों से बोल देते हैं कि अगर वो एबी मैनर है और वो आए ना तो उनसे मेरी बात कराना, मेरा बात करनी उनसे लड़ाई है मेरे, उनसे दुश्मनी है मेरे। तो अब वो मेरे को बोलते हैं, अब वो मेरे को यही बोलते हैं कि भाई वो मिलने के लिए आए थे और आप मिले नहीं हो, तो ऐसा करोगे कि? तो हम खुद उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, भाई कौन है ऐसा, कौन धमकी दे रहा है, तो हम खुद बात कर लेंगे। तो बोलेंगे हाँ भाई हमको तुमसे मिलना था। ऐसा हमारे इंसिडेंट हुआ था हमारे इंस्टाग्राम पे, मैं पोस्ट करता हूँ, लोग उस पर 1-2 जनों ने ऐसे लिख भी दिया बहुत बार कि क्या है तू न्यू है न्यू कुछ भी उलुल जुलुल। तो मेरी क्या भड़कने की आदत है, मैं मैसेज कर देता हूँ हाँ भाई क्या दिक्कत है भाई यार प्लीज़ फॉलो बैक दे दो। तो फिर नहीं होता है कि यार क्या ये क्या तरीका है, मतलब रिप्लाई दे दो, मैं वैसे ही रिप्लाई, मैं मैसेज कर दो मैं रिप्लाई दे दूंगा वैसे ही। तो ऐसी धमकी आती है, धमकियाँ भी बड़ी सॉफ्ट आती है हमको। शादी वगैरह का क्या प्लान है, कब कर रहे हो शादी? 2-4 बच्चे हैं इसके। शादी वगैरह पे हालांकि वीडियो में तो शादी अपने हो चुकी है, 2-4 बालक भी है। बाकी रियलिटी में अभी सगाई की बात चल रही है, शादी का थोड़ा अभी लेट है। आपका क्या प्लान है शादी को लेकर? हमारी कास्ट में लेट होती है शादी। लेट होती है? हाँ अभी एज नहीं हुई, इरादा नहीं है? अभी इरादा ही नहीं। अच्छा, इंस्टा पे हम आपकी जनता ही है, आपको देखती है। वो उन्होंने हमने एक पोल डाला था वहाँ पर कि अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं लोग आपसे सवाल, तो वो सवाल डाल सकते हैं। और लोगों के सवाल आए हैं आपके लिए, और एक सवाल आया है गोविंद सेन का, वो पूछ रहे हैं कि आप दोनों इतने ज़्यादा एटीट्यूड में क्यों रहते हो? तो मतलब एटीट्यूड कहाँ से दिखता है ये वो वो देखो आज तक मेरे को खुद को पता नहीं चला कि एटीट्यूड उनको दिख कहाँ से रहा। देखो हमें किसी से कोई हेट नहीं है भाई, एक बार यूँ बता दो कि भाई तुम्हारी इस चीज़ में हमें एटीट्यूड लगा, तेरे बोलने का तरीका ऐसे था, उस दिन मैं तेरे से मिला था वहाँ तूने ऐसे बात करी थी, तो मैं मानूंगा हाँ भाई मेरा एटीट्यूड आ गया था, मैं पागल हूँ। पर वो आदमी कभी मिला ही नहीं है, वो कैसे बोल रहा है एटीट्यूड आ गया? ये तो सब स्टोरी देख ली, फोटो देख लिया तो एटीट्यूड बोल दिया आपने। वो तो आपने बोलने से बोल दिया ऐसे ही कि चलो इसको ऐसे बोल देता हूँ मैं, इसमें एटीट्यूड आ गया, इससे पूछ लो एटीट्यूड आ गया, वो बात ही नहीं होती है। आप मिलो, मैं बोल रहा हूँ ना, पैर धो दूंगा आपके में। एटीट्यूड काई का एटीट्यूड? टीम आरजे 35 के वीडियोस तो बाहर लोकेशन पे बनते हैं, एबी मैनारिया और एसके कीर के वीडियोस हमने देखे हैं कि आपकी जो गांव की लोकेशन है उसमें ज़्यादातर दिखाई देती है। वो एक बार आप लोकेशन दिखा सकते हैं हमको? लोकेशन बिल्कुल दिखा सकता है ना। यहाँ पे भी वीडियोस वगैरह शूट किया आपने? यहाँ पे भी करें, दीवार पे भी करें, बहुत सारे। ये इस फिल्म सिटी का कोना कोना आ चुका है। अच्छा, ये फिल्म सिटी है आपकी? ये फिल्म सिटी हमारी। अच्छा, ये दरवाजा है फिल्म सिटी का? ये दरवाजा है बेटा, दरवाजा ध्यान से ये तो मुझे ऐसा लगता है ये राम प्रसाद जी का घर है क्या? जी बिल्कुल, ये मेरा ही घर है। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस इनके शूट हुए हैं, राम प्रसाद इससे निकल कर आता है ना? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो आज तक हमने रिवील नहीं करा है, लेकिन आज हम रिवील कर देंगे कि इसके अंदर क्या है। आप आके देख सकते हैं अंदर, इसके अंदर का भी बता दीजिए कि क्या है इसके अंदर। आइए। इसके अंदर एक छोटा सा बछड़ा बंधा हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। और ये पूरा ये गोदाम टाइप है अंदर, इधर तो फिर शुक्ला भरा हुआ है, तो अंदर का तो यही सीन है इसके अंदर। और ये इस प्रकार से मेरी एंट्री होती है, और बस यहाँ पे गेट खोल के, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सिर्फ वही गोकुलाम सोसाइटी के अंदर सिर्फ वो गेट ही लगे हुए, जिसपे हमने 4-5 वीडियो बना रखे हैं इस बेस के ऊपर। इसका चाइनीज बेस हमने नाम रखा हुआ है। आप चाहें तो इसके साथ भी सेल्फी खींच सकते हैं आप। और ये फिर आपकी सेल्फी खींचेगी पीछे से, वो अलग। और ये यहाँ पर आना आप पीछे की साइड में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो हमारा जो मोस्ट फेमस वीडियो है 2023 का, जो शादी वाला, जिसमें हमने टेंट और बफर डिनर भी करा था। वो रियल था, वो किसी शादी में जाके नहीं किया हुआ है हमने, वो टेंट वगैरह हमने लगाए थे। तो ये है वो लोकेशन, यहाँ पर जो है नीचे हमने टेंट वेंट लगाए थे और बफर डिनर वगैरह यही नीचे ही किया था।
और पूरा खुद ने हमने पर्सनल किया था, किसी ने यहाँ पे शादी नहीं की है, हमने खुद ने लगाए थे। देखते हैं उसमें जो बैंड बाजे हम सरका के लाए थे उसके बारे में बताएंगे सुखीन। वो जो बैंड बाजे जो थे वो यहीं पे ऊपर खड़े, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। उससे पहले आपको वो पेड़ दिखाते हैं जिसपे मैं शराबी का रोल करते हुए चढ़ा था। ये है वो पेड़ जिस पर मैं चढ़ा था और यहाँ से मैं गिनती बोल रहा था एक। ये जो यहाँ पे जितने भी बाड़े हमने दिखाए ये, और इसके ऊपर एक और बाड़ा है, वो उधर जहाँ पे हम अभी इंटरव्यू कर रहे थे बैठे हुए थे वो बाड़ा, और उसके पास जो एक और बाड़ा हमने नीचे बताया। ये सारे 4-5 बाड़े मिक्स हैं और हमारे जितने वीडियो हैं इन्हीं सब बाड़े में हुए हैं शूट। बैंड वाले ने पैसे लिए थे आपसे क्या? नहीं पैसे नहीं लिए थे। बैंड और सांवरिया बैंड है, अवलेश्वर का बैंड है, काफी अच्छे वो है, हमारा नारायण जी नाम है उनका, तो काफी अच्छे अंकल हैं वो। उन्होंने पैसे वैसे भी नहीं लिए थे और उन्होंने बैंड भी हमको बोल दिया था ले जाओ, और ढोल वोल जो लेके आए थे वो भी उन्होंने ही दिए थे हमको। जो टेंट हमने वीडियो में लगाए थे और जो फ्लावर डेकोरेशन पुतला सेट का जो काम हमने करवाया था वो सारे अपने अंकल ही है, अपने खुद के अंकल का ही टेंट है, नागदा टेंट हाउस विलेश्री, और उसमें फ्लावर डेकोरेशन का भी काम है उनके। तो उन्होंने जब वो महीना आता है हर महीना, उसमें शादियाँ नहीं होती है तो उस टाइम फ्री थे टेंट, तो उन्होंने उनसे हमने बात करी थी और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेंट लगवाए थे और हमारा साथ भी दिया था उस वीडियो को शूट करने में। तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है शुरू से। अच्छा, तो ये वाला टेंट है जो आपने बैंड शादी, हाँ ये वाला बैंड है जो आपने शादी वाले वीडियो में यूज़ किया था, है ना? तो ये है अभी मिनारिया, ये इसके कीर हैं और इनका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और इन दोनों के बारे में आपका क्या मानना है वो भी बताइए। मैं पंकज कुमार गोयल, कैमरामैन शाहिद के साथ टीम TSP, धन्यवाद।